गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बतला दें कि अभी हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है 120 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये हमारा सीरीज चल रहा है। अभी तक हमने 2 रूल्स पढ़ चुके हैं। 2 रूल हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरे रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग रूल पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग डिटेल में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं रूल के फॉर्म में, और इसे काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर ऊपर पढ़ लिए, नहीं, पूरे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इस तरह से डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों का यह तीसरा रूल है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा। यह जो रूल वाला ये सीरीज चल रहा है, यह सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा, यह आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस तीसरे रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि यह क्या रूल है, कौन सा रूल है, ठीक है, और इसका क्या एप्लीकेशन है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे चीज को हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को देखिए, आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसको देखिए और देखकर बताइए कि ये सेंटेंस कहां पर गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसको सोचिए। अभी तो हम डिस्कस करेंगे ही, पहले आप ये सोचिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही भी है या नहीं है, ठीक है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, जल्दी से सोचिए। तो 5 सेकेंड का समय है आपके पास, इसको देखिए और सोचिए। इट वर दे हुम यू नो, कि वही लोग हैं जिसे कि आप जानते हैं, ये लिखा हुआ है। और जल्दी से देखकर बतलाइए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यह सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से देख लीजिए। तो देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको देख लिया होगा, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ इट वर दे हुम यू नो, ये वही लोग हैं जिन्हें कि आप जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझिए, आपने एक नाम सुना होगा, बी वर्ब का नाम सुना होगा। बी वर्ब कौन कौन सा होता है, तो बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये सबका सब आपका बी वर्ब होता है। कौन सा होता है, तो ये सबका सब देखिए, ये आपका बी वर्ब है, ठीक है ना। ये आपका बी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये आपका बी वर्ब है। अब एक बात समझिए, अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा होता है तो बी वर्ब का यूज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। फिर से समझिएगा, अगर कहीं भी बी वर्ब सेंटेंस में लिखा हुआ है तो बी वर्ब का यूज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और बी वर्ब का यूज सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी होता है। कैसे होता है, तो ऐसे होता है। देखिए, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखा, हमने ये लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है ना। देखिए हमने 2 सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस हमने लिखा आई एम अ टीचर और दूसरा लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब एक बात समझिएगा, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो मेन वर्ब के बिना नहीं होता है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो मेन वर्ब के बिना नहीं होता है। सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना जरूरी है, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। बिना मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब अकेले आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बिना आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो एक मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। तो कहने का मतलब बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको जब आप गौर से देखिएगा तो देखिए यहां पर एम लिखा हुआ है, यहां पर भी ये वाला एम लिखा हुआ और यहां भी एम लिखा हुआ है, दोनों जगह आपका एम लिखा हुआ है। अब देखिए इस एम के बाद देखिए यहां पर कोई दूसरा वर्ब नहीं है, लेकिन इस एम के बाद देखिए यहां पर टीचिंग लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वाला एम आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो एम आपका देखिए ये बी वर्ब में एम आपका है, तो याद रखिएगा बी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और
और मेन वर्ब के रूप में भी होता है, दोनों तरह से बी वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये वाला जो बी वर्ब है, ये वाला बी वर्ब, ये एम जो लिखा हुआ ये मेन वर्ब है, लेकिन ये वाला यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर है? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और बी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब समझिए, जब कभी भी बी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में होगा, यहां पर देखिए ये सब बी वर्ब है, और अगर बी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, समझिएगा, अगर ये बी वर्ब है और बी वर्ब का यूज जब कभी भी मेन वर्ब के रूप में होगा, तब इसको एक अलग नाम से जाना जाता है और उसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो जब कभी भी ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तब उसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। कहने का मतलब ये सब जो होगा उसको हम लोग कहेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ये तब कहलाएगा जब इसका यूज आपका मेन वर्ब के रूप में होगा तब। फिर से कह रहे हैं, जब कभी भी इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होगा तब इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, अन्यथा इसको लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे। तो देखिए ये वाला यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये वाला लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये वाला एम आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर? अब एक बात और समझिएगा, फिर से एक बात समझिए, बी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और बी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जब कभी भी बी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में होगा तब उसको एक अलग नाम से जानेंगे, उसको कहेंगे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है? जब कभी भी ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। इस बात को समझिए, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज होता है, समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में तीन ही चीज का यूज होता है। अगर कहीं पर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आपका तीन ही चीज हो सकता है। वो कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा, या नहीं तो एडजेक्टिव होगा। बस कॉम्प्लीमेंट के रूप में तीन ही चीज का यूज होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है। क्लियर? कब? जब बी वर्ब का यूज आपका मेन वर्ब के रूप में होगा तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। तो देखिए यहां पर ये जो टीचर लिखा हुआ, ये टीचर आपका यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये टीचर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो टीचर यहां पर लिखा हुआ है, ये टीचर आपका यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो टीचर लिखा हुआ है, ये टीचर आपका यहां पर कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये टीचर कॉम्प्लीमेंट है तो फिर ये इंग्लिश लिखा हुआ ये क्या है? तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये वाला इंग्लिश लिखा हुआ है, ये इंग्लिश आपका यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब फिर सोचने वाली बात है कि क्या अंतर होता है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में, क्या अंतर होता है? कैसे हम समझ गए कि ये कॉम्प्लीमेंट और ये ऑब्जेक्ट है? कैसे समझ गए? हो सकता है यही ऑब्जेक्ट हो और यही कॉम्प्लीमेंट हो, ये हो सकता है। तो याद रखिएगा एक बात, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होता है। फिर से, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। अब बताइए, आई एम अ टीचर अगर हम बोलेंगे तो टीचर और आई दोनों बताइए एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। जो आदमी आई है वही आदमी क्या है, टीचर है। लेकिन एक बात बताइए, क्या इंग्लिश और आई दोनों एक है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग है। आई एक पर्सन है और इंग्लिश एक थिंग है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। और यही कारण है कि इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्लियर है? अब एक बात और समझिएगा, फिर से समझिए। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ रहेगा तो बी वर्ब का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होगा तब उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज होता है, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या नहीं तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बस यही तीन चीज होता है। क्लियर है? अब यहां पर आइए, अब यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर दे लिखा हुआ, ये वर लिखा हुआ है। वर आपका क्या है, यहां मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये दे जो लिखा हुआ है, ये दे आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो दे लिखा हुआ है, ये दे आपका यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो दे लिखा हुआ है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? अब यहां पर आइए, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका वर्ब है। और अगर वर्ब है तो इसके पहले कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? इसके पहले कोई ना कोई एक यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कोई ना कोई यहां पर एक सब्जेक्ट होगा।
अब हमको सिर्फ ये बतला दीजिए कि ये जो वर्ब का यूज हुआ है, इस वर्ब का यूज इस कॉम्प्लीमेंट के अनुसार हुआ है या इस सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है। सिर्फ हमको ये बतला दीजिए कि ये जो वर्ब आया है, ये वर्ब इस कॉम्प्लीमेंट के अनुसार आया है या इस सब्जेक्ट के अनुसार आया है। कहने का मतलब यहां पर एम जो लिखा हुआ है, ये एम टीचर के अनुसार आया है या आई के अनुसार आया है। ये कोई भी आदमी कह देगा, बच्चा बच्चा कह देगा कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट के अनुसार, इसके अनुसार नहीं आया है, बल्कि किसके अनुसार आया है, आई के अनुसार। तो ये जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वर्ब आया है, ये जो सारा का सारा वर्ब लिखा हुआ, ये वर्ब किसके अनुसार आया है, सब्जेक्ट के अनुसार आया है। कभी भी कॉम्प्लीमेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। वर्ब का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्लियर? ये 2-3 बातें आप समझ गए। अब आइए अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये वाला पोर्शन आपका यहां पर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर सब्जेक्ट है। अब बताइए कि ये जो वर्ब का यूज हुआ है, यहां पर ये जो वर्ब का यूज हुआ है, इस वर्ब का यूज दे के अनुसार होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट के अनुसार होगा, या इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। कोई भी आदमी कह सकता है। अब बताइए कि यहां पर ये जो वर्ब लिखा हुआ है, इस वर्ब का यूज दे के अनुसार, कॉम्प्लीमेंट के अनुसार होगा या इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको पता है वर्ब का यूज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। और इट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। इट के साथ कभी भी आर का यूज किए हैं क्या, नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो ये जो यहां पर आपका ये वर्ब लिखा हुआ है, ये वर्ब आपका यहां पर ये गलत है। यहां पर आपका क्या होना चाहिए, यहां पर आपका वॉज होना चाहिए। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। यहां पर आपका क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। क्लियर है? अब एक चीज अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस सही हो गया आपका, नहीं, अभी भी इसमें कंसेप्ट है, इसीलिए इसको रूल के अंतर्गत रखे हैं, थर्ड रूल बनाए हैं। ठीक है ना? ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी क्या है, सही है, अभी भी आपका क्या है, गलत है। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, इट इज यू हु हेल्प्ड मी। ये आप ही हैं जिन्होंने मेरी मदद की, ये लिखा हुआ इट इज यू हु हेल्प्ड मी। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और अब आपसे कोई पूछे कि बता ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो धड़ल्ले से कह दीजिए, सीधे सीधे कह दीजिए कि सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ये सेंटेंस आपका सही है। क्लियर है? अब हमको एक चीज बतलाइए, एक चीज बतलाइए, आपको पता है कि यू जो होता है, यू, ये जो यू होता है, यू आपका दोनों चीज होता है। यू आपका सब्जेक्ट भी होता है और यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। ये आपको पता है, यू आपका सब्जेक्ट भी होता है और यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। क्लियर है? अगर यहां पर यू लिखा हुआ है तो ये हमको सिर्फ ये बतला दीजिए कि ये वाला यू आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सिर्फ आप ये हमको बतला दीजिए कि ये जो यू लिखा हुआ है, ये यू आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लीमेंट, ये बी वर्ब के बाद जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बी वर्ब के बाद जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, हमको यही सोचना है। ये जो लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जैसे आप ये सुने होंगे कि ऐसे करके सुने होंगे, इट इज आई या इट इज मी, इट इज आई या इट इज मी, आप ये सुने होंगे। ठीक है ना? तो इट इज लिखा हुआ, इट इज के बाद यहां पर आई होगा या मी होगा, हमको ये पता लगाना है कि आई जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, मी जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बी वर्ब के बाद जो भी हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं, बी वर्ब के बाद जो भी हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट किस केस में लिखा जाना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ये जो यू लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में, किस केस में है? ठीक है? जैसे कि दे, देखिए दे आपका हमेशा ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर ही लिखा हुआ है, अगर कहीं पर ही लिखा हुआ है, अगर कहीं पर शी लिखा हुआ है, अगर कहीं पर दे लिखा हुआ है, अगर कहीं पर आई लिखा हुआ है, तो ये सब का सब हमेशा ही सब्जेक्ट होता है, ये आपका हमेशा ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन यू जो होता है वो सब्जेक्ट भी होता है और यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहां पर दे जो लिखा हुआ ये आपका दे सब्जेक्ट है। अगर ये सेंटेंस सही है तब तो खैर कोई बात नहीं है। अब हमको सिर्फ ये बतला दीजिए कि यहां पर ये जो यू लिखा हुआ ये यू आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किस केस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, किस केस में लिखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा,
बी वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड ये इस बात पर करता है कि उसका यूज किसके लिए किया गया है। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसके लिए वर्ब का यूज क्या होगा, उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। अस्तित्व क्या होता है कि उस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सब्जेक्टिव केस में लिखें या ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, ये डिपेंड करता है कि इस कॉम्प्लीमेंट का यूज किसके लिए हुआ है। अगर इस कॉम्प्लीमेंट का यूज सब्जेक्ट के लिए हुआ है तब उसको सब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए, अगर इस कॉम्प्लीमेंट का यूज ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है तब इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए। तो अब देखिए, आपको पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किसके अनुसार होता है? एंटीसीडेंट के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एंटीसीडेंट के लिए होता है, ये शुरू से आप जानते हैं, ठीक है ना। या नहीं जानते हैं तो रूल नंबर 2 देख लीजिएगा, पिछले क्लास में रूल नंबर 2 बतलाए हैं, वहां पढ़ाए हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एंटीसीडेंट के लिए ही यूज होता है। इसका मतलब इस यू का यूज किसके लिए हुआ है? हु के लिए हुआ है, और हु आपका यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हु सब्जेक्ट है तो ये यू भी आपका यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये हु यहां पर आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर यू सब्जेक्ट है। यू होता है दोनों चीज, लेकिन यहां पर यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका यूज किसके लिए हुआ है? हु के लिए हुआ है। लेकिन यहां पर आइए, अब देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका यूज किसके लिए हुआ है? हुम के लिए हुआ है। ये वाला हुम देखिए यहां पर हुम के लिए हुआ है। सेंटेंस का देखिए, ये वाला यू आपका यहां पर सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है। नो जो लिखा हुआ है, नो आपका वर्ब है, और ये जो हुम लिखा हुआ है, आपको पता है हुम जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हु हमेशा ही सब्जेक्ट होता है और हुम हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो दे का यूज हुआ है किसके लिए? इस कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है किसके लिए? हुम के लिए हुआ है, और हुम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर हुम ऑब्जेक्ट है तो इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा। तब यहां पर ये जो दे लिखा हुआ है, इस दे को यहां से हटाइए, दे के स्थान पर आप यहां पर क्या कर दीजिए? देम कर दीजिए। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। इट वॉज देम, समझ रहे हैं ना? इट वॉज देम। कुछ लोग को हम देखते हैं पढ़ते हुए कि अगर बी वर्ब लिखा हुआ, बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। फिर अब सोचने वाली बात है कि यहां पर क्या होगा? इट के साथ इट इज मी होगा या इट इज आई होगा? अब सोचने वाली बात है कि यहां पर दोनों चीज हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों चीज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके आगे कोई रेफरेंस दिया हुआ नहीं है। तो यहां पर आप आई लिख दीजिएगा फिर भी सही है, मी लिख दीजिएगा फिर भी सही है। लेकिन यहां पर इस यू का यूज हुआ है सब्जेक्ट के लिए, तो इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। यहां पर इसका इस कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका कंसेप्ट था, खत्म अभी नहीं हुआ है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? सबको एक जगह लाते हैं। देखिए हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बी वर्ब का यूज जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। बी वर्ब का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होगा तब उसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, और लिंकिंग वर्ब अगर कोई होता है तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, और कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। और इस बी वर्ब का यूज जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। एक चीज ये हम लोग सीखे। उसके बाद हम लोग ये सीखे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सब्जेक्टिव केस में लिखें या ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, ये डिपेंड करता है कि इसका यूज किसके लिए हुआ है, यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट का यूज किसके लिए हुआ है। इस कॉम्प्लीमेंट का यूज सब्जेक्ट के लिए हुआ है तब इसको सब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए, और अगर इस कॉम्प्लीमेंट का यूज ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है तब इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए। यहां पर इसका यूज ऑब्जेक्ट के लिए हुआ था तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में देम कर दिए। यहां पर इसका यूज हु के लिए हुआ था तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। यू आपका यहां क्या है? सब्जेक्टिव केस है। क्लियर? यही चीज देखिए यहां लिखा हुआ है, जो चीज अभी हम पढ़े वो सारा का सारा यहां पर लिखा हुआ है। एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप देख लीजिए, जितना चीज अभी हम लोग पढ़े हैं सब यहां पर लिखा हुआ है। देख लिए? अब आइए आगे।
हमको ये बतला दीजिए, ये 2-3 सेंटेंस लिखा हुआ है और 2-3-4 सेंटेंस लिखा हुआ है और बतला दीजिए कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। जल्दी से देखिए और देखकर बतलाइए कि आपका कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। अगर गलत है तो उसका सही रूप क्या होगा, आप हमको ये बतला दीजिए। जल्दी से देखिए, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब बताइए पहले क्या होगा। समझ गए? पहला वाला में देखिए, ये वाला देखिए, यहां पर ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब और ये आपका यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये वर्ब है तो ये इट के अनुसार आया है, तो इट के अनुसार यहां पर वर का यूज नहीं होगा, इट के अनुसार यहां पर क्या होगा, वॉज होगा। और ये यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहां हुम के लिए आया है। क्लियर? इसको देखिए, हिज पेरेंट्स इज हिज ओनली वीकनेस, उसके मम्मी पापा उसकी एकमात्र कमजोरी है। बताइए कहां गलती है। देखिए और बतलाइए कहां गलती है। तो देखिए यहां पर देखिए, ये यहां पर मेन वर्ब है, ये इज यहां पर मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया। और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये वाला जो हिज ओनली वीकनेस लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये कॉम्प्लीमेंट है। ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, ये वाला पोर्शन इसका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज होगा। अब हमको यह सोचना है कि हिज पेरेंट्स लिखा हुआ, ये पेरेंट्स सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर केवल ये लिखा हुआ रहेगा, अगर कहीं पर केवल पेरेंट लिखा हुआ है, पेरेंट, पेरेंट का अर्थ होता है माता या पिता, दोनों में से कोई एक, या तो मम्मी या पापा। पेरेंट का अर्थ होता है माता या पिता। लेकिन अगर कहीं पर पेरेंट्स लिखा हुआ रहेगा तो पेरेंट्स का अर्थ होता है माता और पिता, माता पिता दोनों। पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर पेरेंट लिखा है बिना एस का लिखा हुआ है तब ये आपका सिंगुलर होगा, लेकिन अगर एस के साथ लिखा हुआ है तब ये आपका प्लूरल हो जाता है। पेरेंट्स मतलब दोनों। तो यहां भी देखिए पेरेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहां इज नहीं होगा, यहां पर इज के बदले आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसके बदले आर हो जाएगा। इसको देखिए, माई इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। माई इंस्पिरेशन इज दीज स्टोरीज, मेरा इंस्पिरेशन क्या है, ये सारी कहानियां जो है ये मेरी क्या है, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। बताइए कहां गलती है। इसको देखिए और देखकर बताइए कि इसमें कहां गलती है। तो देखिए ये वाला आपका लिंकिंग वर्ब है, ये जो लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है। कैसे पता चला ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद ये जो लिखा हुआ ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। दीज स्टोरीज लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया माई इंस्पिरेशन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इंस्पिरेशन देखिए ये आपका सिंगुलर है, इंस्पिरेशन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर सिंगुलर होता है तो उसके लिए आने वाला वर्ब यहां पर सिंगुलर लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं, ये सेंटेंस आपका सही है। ये बतला दीजिए कहां गलती है। ये तो वही वाला है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो यहां भी आपका वर नहीं हो कि यहां क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ये जो वर लिखा हुआ है इस वर को यहां से हटाइए, वर के स्थान पर आप क्या कर दीजिए, वॉज कर दीजिए। इट के अनुसार ये क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। चलिए इसको बतला दीजिए। इसको देखिए और देखकर बतलाइए कि कहां पर गलती है इसमें। पता चल गया होगा, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अब देखिए ये आपका यहां पर लिंकिंग वर्ब है, ये जो इज लिखा हुआ है ये इज आपका यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब है तो ये मी आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और अभी आपको बतलाया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाए या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाए, ये डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज किसके लिए हुआ है, इसका यूज सब्जेक्ट के लिए हुआ है या इसका यूज ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। तो देखिए यहाँ हु लिखा हुआ है, हु आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर हु सब्जेक्ट होता है तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए, मी के बदले यहाँ क्या कर दीजिए, आई कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। इसको बतलाइए।
समझिए, एक चीज समझिए, देखिए आप पढ़े होंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका हुम, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका विच, और एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका दैट। ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये चारों का चारों आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और इसके बारे में आप पढ़े होंगे, एक अच्छा चीज पढ़े हैं कि ये जो हु होता है, ये हु आपका हमेशा सब्जेक्ट होता है। हु जो होता है ये ऑलवेज सब्जेक्ट होता है। हुम जो होता है ये हुम आपका ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज पर ये नेचुरल है, हमेशा किसी भी कंडीशन में हु सब्जेक्ट और हुम लिखा हुआ है यहाँ, ये हु सब्जेक्ट होता है और ये जो हुम होता है, हुम आपका हमेशा ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये विच और दैट जो होता है, विच आपका सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, दैट भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो ये जो विच लिखा हुआ है, विच आपका सब्जेक्ट भी होता है और विच जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, ये डिपेंड करता है। उसी तरह से ये दैट जो लिखा हुआ है, दैट आपका दोनों चीज होता है, सब्जेक्ट भी होता है और आपका ये ऑब्जेक्ट भी होता है, ये दोनों चीज होता है। क्लियर है? अब सिर्फ हमको ये बतला दीजिए कि यहां पर ये जो दैट लिखा हुआ है, ये जो दैट लिखा हुआ है, ये दैट क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अगर ये दैट सब्जेक्ट है तब तो यहां सब्जेक्टिव केस ही होगा। अगर ये दैट ऑब्जेक्ट है तब यहां पर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही में आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता वर्ब से लगाते हैं। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए वुड ट्रस्ट, ये जो वुड ट्रस्ट लिखा हुआ है, ये वुड ट्रस्ट आपका वर्ब है, ये वुड ट्रस्ट आपका वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये यू जो लिखा हुआ, ये यू आपका यहां पर ये यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये यू ऑब्जेक्ट हो गया तो ये दैट क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये दैट जो लिखा हुआ यहां पर, ये दैट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर ये दैट सब्जेक्ट है तो बताइए यहां पर हिम होगा या ही होगा? तो यहां पर हिम नहीं होगा, हिम के बदले यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हिम के बदले ही हो जाएगा। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। जल्दी से इसको बतलाइए, इसको देखिए और सोचकर बतलाइए कि यहां पर क्या होगा। देख लिया? अब आइए देखिए, कह रहा कि इट वॉज ही दैट यू वुड ट्रस्ट मोस्ट। अब फिर देखिए यहां पर दैट लिखा हुआ है, यहां पर ये दैट लिखा हुआ है। अब सिर्फ हमको ये पता लगाना है कि ये दैट आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो इसको पता लगाने का तरीका क्या है कि वर्ब को देखिए। तो वर्ब कहां है, ये देखिए, ये वुड ट्रस्ट लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका यहां वर्ब है। और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर यू जो लिखा हुआ है, ये यू आपका यहां पर सब्जेक्ट है। तो अगर यू सब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है, तो ये दैट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला दैट जो लिखा हुआ है, ये दैट आपका यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर दैट ऑब्जेक्ट है तो यहां ही नहीं होगा, यहां क्या होगा, हिम हो जाएगा। ये जो दैट ही लिखा हुआ है, ही के स्थान पर यहां क्या कर दीजिए, हिम कर दीजिए। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो देखिए बी वर्ब के बाद कभी सब्जेक्टिव केस आ जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। चलिए इसको देखिए, अब इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। हुम आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, हुम हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो यहां पर आई नहीं होगा, यहां आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्योंकि ये हुम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। सोचकर बताइए क्या होगा। सोचकर बताइए। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहां पर इसको सब्जेक्टिव केस करके हिम के बदले क्या कर दे, ही कर दे। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ हिम लिखा हुआ है, हिम के बदले यहां पर क्या कर दे, ही कर दे। लेकिन फिर सोचिए, अगर आप हिम के बदले ही कर देते हैं तो ये सेंटेंस क्या बना, ये सेंटेंस आपका ये बन गया, राम मेट ही, आपका ये सेंटेंस बना। बताइए, अब बताइए, कोई भी आप सोच कर बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है, राम मेट ही? कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो हिम लिखा हुआ, ये हिम आपका यहां सही है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हिम लिखा हुआ ये सही है। तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये बी वर्ब नहीं है, ये मेट। बताइए क्या ये बी वर्ब है? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सब क्या पढ़ रहे थे, बी वर्ब। जहां पर बी वर्ब होगा तब ये कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है।
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट, ये बी वर्ब रहता तब नहीं ये कॉम्प्लीमेंट होता। हम पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट को किस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। तो दिमाग हमेशा खोल कर रखिए, ठीक है ना। देखिए कि ये बी वर्ब है या नहीं है, ये बी वर्ब है ही नहीं। अगर ये बी वर्ब लिखा होता तब हम वो पहले वाला नियम लगाते, लेकिन ये चूंकि बी वर्ब है ही नहीं तो वो नियम लगेगा ही नहीं। ये था आपका आज का रूल था, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए, इसी तरह का रूल आपको चलता रहेगा, ठीक है ना। देखिए ये 120 रूल्स वाले ढेरों वीडियो आपको मिलेंगे दूसरे दूसरे टीचर के, गारंटी के साथ कहते हैं सबसे बेहतर आपका रहेगा। गारंटी के साथ आप कंपेयर करके देख लीजिए, किसी भी टीचर का आप कंपेयर करके देख लीजिए, सबसे बेहतर आपको मिलेगा यहाँ से वीडियो। इस चैनल पर सबसे ज़्यादा आपको सबसे बेहतर वीडियो मिलेगा, गारंटी के साथ कहते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, आलतू फालतू कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिस्कस कर दिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल जो सही है एकदम कंसेप्ट के साथ आपका डिस्कस होगा, ठीक है ना, एकदम सटीक और सबसे बेहतर होगा, गारंटी के साथ कहते हैं। अभी जस्ट हम यूट्यूब पर आए ही हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, हम जस्ट अभी यूट्यूब पर आए ही हैं, बस मुश्किल से कुछ ही दिन हुआ है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी क्या है कि अभी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल पर अभी देखिएगा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, और ये कैसे बढ़ेंगे, तो आप लोगों के कारण बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप शेयर इसको जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो निश्चित रूप से कर दीजिए। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए। तो आज भर हम लोग यहीं पर रहते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग अगले रूल के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।